स्वागत करता हूं आपका इस एडवांस्ड मालवेयर टैक्टिक्स के वीडियो सीरीज़ में। ये एक 5 पार्ट की वीडियो सीरीज़ है। आगे भी और पार्ट्स मैं इसमें अपलोड करूंगा, बट फ़िलहाल ये 5 पार्ट की वीडियो सीरीज़ है जो मैंने बनाई है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक को, जो कि एक एडवांस्ड मालवेयर टैक्टिक है। और तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लाइम करेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। पहले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, कुछ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ विंडोज़ के, जैसे कि थ्रेड पूल, विंडोज़ प्रोसेस, ऑब्जेक्ट्स, हैंडल्स। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़रूरी हैं प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक को अगर समझना है तो। सेकेंड पार्ट में हम इंट्रोडक्शन लेंगे प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक का एक शॉर्ट में। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोसेस इंजेक्शन को। तो नो मैटर कौन सा प्रोसेस इंजेक्शन टाइप है, हर एक प्रोसेस इंजेक्शन के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉमन हैं। जैसे कि कोई भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का एक घर हो, बट वो घर की छत हमेशा कुछ पिलर्स पर खड़ी रहेगी, राइट। एक पिलर और रूफ तो एक घर बनाने के लिए हमेशा चाहिए ही, भले ही कैसा ही डिज़ाइन हो। वैसे ही ये बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोसेस इंजेक्शन में कौन सा भी टाइप हो, उसमें ये कॉमन होंगे ही होंगे। तो उनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 4 में हम फिर क्विकबॉट एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे प्रोसेस इंजेक्शन वर्क कैसे करता है। ये कोई प्रैक्टिकल डाइव नहीं होगा, हम थ्योरेटिकली डीप डाइव करेंगे। क्विकबॉट मालवेयर की एक स्क्रिप्ट है जो मेरे पास हैंडी है, जिसमें कुछ कमांडलेट्स हैं जिनको यूज़ करके क्विकबॉट प्रोसेस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है। तो उनको हम उस स्क्रिप्ट के ज़रिए, थ्योरी के ज़रिए समझेंगे। और फिर फाइनली हम एक्सप्लोर करेंगे फाइनल पार्ट इस वीडियो का, जिसमें हम नए प्रोसेस इंजेक्शन के टेक्निक्स, जो कि अभी 2 महीना पहले एक सिक्योरिटी रिसर्च में सामने आए ब्लैक हैट के यूरोप के समिट में, तो उनके बारे में जानेंगे। मोटिवेशन मेरा इस वीडियो को तब शुरू हुआ जब मैंने ब्लैक हैट के इस समिट में इस प्रोसेस इंजेक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पर पहले तो ब्लैक हैट के बारे में अगर आपको 2 शब्द कहना चाहूँ तो ब्लैक हैट एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी का समिट होता है हर साल अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स एक साथ आते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक साथ आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सिक्योरिटी लेवल के एग्जीक्यूटिव्स एक साथ आते हैं और अपनी रिसर्चेस को, अपनी फाइंडिंग्स को और ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी डोमेन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये नौजवान सिक्योरिटी रिसर्चर थे जिन्होंने अपने रिसर्च में 8 नए ऐसे प्रोसेस इंजेक्शन के टेक्निक्स को प्रेजेंट किया ब्लैक हैट की समिट में, जो कि फुल्ली अनडिटेक्टेबल हैं। कोई भी एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर फ़िलहाल इन प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये इन्होंने इस रिसर्च में प्रेजेंट किया। और तभी फिर सिंस ये प्रोसेस इंजेक्शंस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, कोई भी एंटी मालवेयर इनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इस रिसर्च ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और फिर मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाता हूँ। और मेरे वीडियोस का ये मोटिवेशन ये रहता है कि मैं इन साइबर सिक्योरिटी रिसर्च जो कि ये रिसर्चर्स प्रोड्यूस करते हैं इन बड़े बड़े फोरम्स में, ब्लैक हैट, डेफकॉन, इसमें जो ये प्रोड्यूस करते हैं, और इनका मटेरियल बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल होता है और जिनको समझने के लिए कुछ बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी होता है, कुछ विजुअलाइजेशन, कुछ सिंपलर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा मोटिव वही रहता है कि मैं इनके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स साइबर सिक्योरिटी रिसर्चेस को सिंप्लीफाई करूँ विजुअलाइजेशन के द्वारा, और अगर कुछ प्री रिक्विजिट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उनको समझने के लिए, तो उनको भी अपने वीडियोस में डालूं और ये जो गैप है इसको ब्रिज करूं। जो गैप है नए सॉक इंजीनियर्स, नए एस्पायरिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में और इन साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स में और इनकी रिसर्च में, उस नॉलेज गैप को कम करूं। ये इन वीडियोज़ को बनाने का मेरा मोटिवेशन रहता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं ये वाला बेसिक वीडियो। एप्लीकेशन के एग्जांपल को डिस्कस करते हुए हम इस वीडियो में फिर विंडोज़ के बेसिक्स, कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो ज़रूरी हैं प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक को जानने के लिए। तो मान लीजिए आप विंडोज़ पर कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, तो आप अपने माउस के कर्सर का इस्तेमाल करते हो, एप्लीकेशन आइकॉन का इस्तेमाल करते हो। ये आइकॉन और ये कर्सर हो गए यूज़र लेवल ऑब्जेक्ट्स। सो विंडोज़ पर सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए होता है और इन ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम एक रेफरेंस देता है जो कि हैंडल होता है, और एक हैंडल के ज़रिए आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हो। तो
हैंडल्स और ऑब्जेक्ट्स को हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। उसके बाद हम प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज कोई भी एप्लीकेशन को चलने के लिए एक से अधिक प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेस क्या होते हैं, ये प्रोसेस को चलाने के लिए वर्कर थ्रेड्स कैसे इन प्रोसेसेस को चलाते हैं, ये थोड़ा सा थ्योरी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन स्विच करता है विंडोज़ मोड में, यूज़र मोड में, कर्नल मोड में और यूज़र मोड में। तो ये स्विच कैसे होता है, इनको स्विच करने के लिए क्या APIs, क्या सिस्टम कॉल्स यूज़ होते हैं, तो ये यूज़र मोड, कर्नल मोड और API और सिस्टम कॉल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एजेंडा मैंने बनाया है। और पहला फिर हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड हैंडल्स के टॉपिक के साथ। तो विंडोज़ में सबसे पहले तो 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूज़र लेवल, ग्राफिक लेवल और कर्नल लेवल। अब यूज़र लेवल ऑब्जेक्ट्स ये सारे हैं जो भी आपको यूज़र मोड में दिख रहे हैं, जैसे कि आइकॉन्स हैं, कर्सर्स हैं, जो कुछ भी आप एक्सेस कर रहे हो, जिनको यूज़ करके आप एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये सारे यूज़र लेवल ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं। और वैसे ही फिर अब अगर आप कोई पेंट एप्लीकेशन, वर्ड एप्लीकेशन या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें कुछ कलरिंग इफेक्ट होता है, कुछ फॉन्ट्स होते हैं, उनको चेंज करते हो, ग्राफिकल डिस्प्ले जो भी आपको दिखता है, तो वो सारा इन ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए होता है, फॉन्ट और कलरिंग, और ये सारे ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं। अब थर्ड कैटेगरी है, थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विंडोज़ में है कर्नल लेवल ऑब्जेक्ट्स। ये कर्नल लेवल ऑब्जेक्ट्स में जो भी एप्लीकेशन बैकएंड में DLLs, APIs को यूज़ कर रही है, जो भी टोकन्स को यूज़ कर रही है सिक्योरिटी के लिए, जो भी प्रोसेसेस को यूज़ कर रही है, जो भी थ्रेड्स लग रहे हैं इन प्रोसेसेस को चलाने के लिए, इन सब का जो इस्तेमाल कर रही है, ये सारे कर्नल लेवल ऑब्जेक्ट्स में फॉल होते हैं। तो जो भी बैकएंड में वर्किंग चल रहा है, उन बैकएंड में वर्किंग चलने के लिए जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को एप्लीकेशन एक्सेस करती है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स कर्नल लेवल ऑब्जेक्ट्स टाइप में फॉल होते हैं। तो यूज़र लेवल ऑब्जेक्ट्स आपको एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कराने में मदद करते हैं। ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफिक डिस्प्ले के लिए, और कर्नल लेवल ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं प्रोसेसेस को चलाने के लिए, फिर थ्रेड्स, टोकन्स, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज़ होती हैं। और अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जब एक प्रोसेस, जब एक एप्लीकेशन, जब एक यूज़र एक्सेस कर रहा है, तो वो इस्तेमाल करता है इन हैंडल्स का। हैंडल्स इन ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम रेफरेंस होता है। जैसे कि हर व्यक्ति का एक नाम होता है, राइट, उन नाम को यूज़ करके आप उस व्यक्ति को बुलाते हैं। तो वैसे ही अगर मोटा मोटा समझें तो हैंडल्स ये ऑब्जेक्ट्स का एक रेफरेंस होते हैं। इन हैंडल्स को कॉल करके आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आप माउस कर्सर पे क्लिक कर रहे हैं, तो माउस कर्सर पे क्लिक आप हैंडल के ज़रिए कर रहे हैं। पीछे सिस्टम ने एक रेफरेंस दिया हुआ है कर्सर को। जब भी आप एक एप्लीकेशन के आइकॉन पे डबल क्लिक कर रहे हैं, तो पीछे कर्सर ने उसको एक हैंडल लगाया हुआ है, उसके ज़रिए आप इस आइकॉन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको हैंडल्स और ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और हैंडल्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको प्रोसेस इंजेक्शन की टेक्निक्स को समझना है तो। और विंडोज़ के यूज़र मोड में अगर आपको हैंडल्स देखने हैं किसी भी प्रोसेस के, एप्लीकेशन के, कि उसने पीछे कौन से हैंडल्स खोल रखे हैं, उन हैंडल्स के ज़रिए वो कौन से ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर रहा है, तो आप प्रोसेस एक्सप्लोरर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोसेस एक्सप्लोरर में आप कोई भी प्रोसेस पे क्लिक करके हैंडल्स पे क्लिक करोगे तो आपको कौन से ऑब्जेक्ट्स वो प्रोसेस एक्सेस कर रहा है और कौन से हैंडल्स उसने खोल रखे हैं, ओपन कर रखे हैं, ये आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। कर्नल लेवल के ऑब्जेक्ट्स अगर आपको देखने हैं तो आपको कमांड लाइन टूल्स लगेंगे, जैसे कि विंडोज़ डीबगर वगैरह वगैरह आपको लगेंगे, जिसके ज़रिए आप कर्नल लेवल के कौन से ऑब्जेक्ट्स उस प्रोसेस ने खोल रखे हैं उनको आप देख सकते हैं। तो ये था हैंडल्स और ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्कस करेंगे प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस एक रनिंग इंस्टेंस है एप्लीकेशन का। जैसे ही आपने एप्लीकेशन शुरू की, आपने गूगल क्रोम या आउटलुक या वर्ड या पेंट कुछ भी शुरू किया सिस्टम पर, तो उसके लिए प्रोसेस पीछे रन हो जाता है। तो प्रोसेस एक रनिंग इंस्टेंस है एप्लीकेशन का। तो प्रोसेसेस आप टास्क मैनेजर में से देख सकते हैं। और तो प्रोसेसेस को अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ऐसा मान लीजिए कि प्रोसेस एक कंटेनर होता है।
इस कंटेनर में अब ये 4 ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा कोड, जो कि प्रोग्राम है उस एप्लीकेशन का। तो मान लीजिए अगर मैंने गूगल क्रोम खोला तो गूगल क्रोम को एग्जीक्यूट करने का, जो गूगल क्रोम को चलाने का जो कोड है, वो पीछे प्रोसेस जो उसके लिए क्रिएट होगा उसमें आ जाएगा। तो प्रोग्राम होता है, कोड होता है एग्जीक्यूशन के लिए। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एटलीस्ट एक एग्जीक्यूशन थ्रेड, एटलीस्ट एक वर्कर तो होना ही चाहिए, और वो होता है विंडोज़ प्रोसेस में। एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होगा ही। तो ये भी इस कंटेनर में जाएगा। तो अगर हम प्रोसेस को एक कंटेनर बोल रहे हैं तो उसमें एक एग्जीक्यूशन थ्रेड होगा, एक कोड होगा। उसके बाद मेमोरी होगी। प्रोसेस जब चलता है सिस्टम में तो एक रैम में आपकी एक मेमोरी रिजर्व करता है, तो मेमोरी भी होगी। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको एक्सेस करने के लिए हैंडल्स लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक कंटेनर में आ जाएंगी, और ये कंटेनर को आप प्रोसेस कह सकते हो। तो गूगल क्रोम का अगर आपने एप्लीकेशन शुरू किया, पीछे ये प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसेस में ये सारे 4 ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। गूगल क्रोम का कोड, पीछे ये वर्कर जो इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, मेमोरी जो कि कुछ मेमोरी ले रहा है वो प्रोसेस सिस्टम पर, और हैंडल्स जिनके जरिए इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस किया जा रहा है। तो ये हो गया विंडोज़ प्रोसेस। इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रोसेस इंजेक्शन को समझना है तो। अब चलते हैं वर्कर्स की तरफ, थ्रेड्स की तरफ। तो थ्रेड्स, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन थ्रेड्स को समझता हूँ वर्कर्स की तरह। तो जो भी प्रोसेसेस सिस्टम पर चल रहे हैं उनको चलाने के लिए कुछ वर्कर्स चाहिए, तो उनको चलाने के लिए कुछ थ्रेड्स चाहिए। तो विंडोज़ के आर्किटेक्चर में विंडोज़ कोई भी प्रोसेस को चलाने के लिए थ्रेड्स असाइन करता है। अब ये थ्रेड्स, इनको वर्कर्स की तरह समझ लीजिए। थ्रेड्स आपको रिसोर्स मॉनिटर में दिख जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर कुछ प्रोसेस हैं, ये एप्लीकेशन का ये प्रोसेस चल रहा है, तो इसको 37 थ्रेड इसने असाइन किए हुए हैं। तो मान लीजिए 37 वर्कर्स इसने असाइन किए हुए हैं इस प्रोसेस को चलाने के लिए। तो वैसे ही हर एक प्रोसेस को एक थ्रेड पूल होगा ही होगा। अब थ्रेड पूल क्या होता है? थ्रेड पूल एक नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक नंबर ऑफ फिक्स, एक कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं जो एक प्रोसेस को असाइन हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं वो सारे यूज़ हों, बट एक प्रोसेस को अच्छे से चलाने के लिए ये सारे वर्कर्स इस थ्रेड पूल में अवेलेबल होते हैं, और जैसे जैसे ही काम आता जाता है, इंस्ट्रक्शंस आते जाते हैं, एक एक वर्कर उसमें से जुड़ता जाता है उस काम को अंजाम देने के लिए। तो आइए थोड़ा थ्रेड पूल के आर्किटेक्चर को समझते हैं, बिकॉज थ्रेड पूल का आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस इंजेक्शन को अगर आपको समझना है तो। बिकॉज इस थ्रेड पूल के आर्किटेक्चर को एक्सप्लॉइट किया गया था, इस विंडोज़ के कंपोनेंट को, थ्रेड पूल को एक्सप्लॉइट किया गया था इन नई प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं 5th पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। तो इस थ्रेड पूल को एक्सप्लॉइट किया गया था, अब्यूज़ किया गया था। अब थ्रेड पूल आर्किटेक्चर में आपको ये 3 क्यूज़ मिलेंगी, टास्क क्यू, टाइमर क्यू, आईओ कंप्लीशन क्यू। और इन 3 क्यूज़ को आप समझ लीजिए जैसे ये ऑफिस के 3 डिपार्टमेंट्स की तरह हैं। HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट मान लीजिए। और इन 3 डिपार्टमेंट्स में जैसे ऑफिस में अलग अलग वर्कर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इन क्यूज़ पे 3 अलग अलग वर्कर्स, अलग अलग वर्कर्स असाइन हो जाते हैं, जो इन क्यूज़ पर इन जो भी वर्क आइटम्स इनको मिल रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वैसे ही ये 3 क्यूज़ होती हैं थ्रेड पूल में। अब कुछ वेटर थ्रेड्स भी होते हैं, जैसे कि ये 3 क्यूज़ हैं, इन पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये वेटर थ्रेड्स भी हैं जो कि किसी इवेंट का या किसी सिग्नल का वेट करते हैं अपना काम शुरू करने के लिए। तो अगर आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आपका वेब सर्वर है। अब वो वेब सर्वर इनकमिंग रिक्वेस्ट ले रहा है क्लाइंट से, कुछ इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। उन HTTP रिक्वेस्ट्स को उन HTTP रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए पहले तो कुछ वर्कर्स असाइन हो जाते हैं। उसके बाद उन रिसीव्ड रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करने के लिए फिर कुछ वर्कर्स असाइन हो जाते हैं। अब जैसे ही वो रिक्वेस्ट्स प्रोसेस हो गई तो उनको डेटाबेस में लॉग करना पड़ेगा, तो उसके लिए वेटर थ्रेड्स यहाँ पर काम आएंगे, जो कि वेट करेंगे प्रोसेस वाले वर्कर्स का, उनको ये बताने के लिए कि हमारी प्रोसेसिंग की इवेंट फिनिश हो चुकी है। वर्कर जो कि इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं वो भी बताएंगे कि हमारी रिक्वेस्ट जो हमने रिसीव करनी थी, इनकमिंग रिक्वेस्ट हमने कर ली है, प्रोसेस वर्कर्स ने रिक्वेस्ट को फिनिश कर दिया है।
और वो अब ये इवेंट फिनिश का सिग्नल भेजेंगे इस वेटर थ्रेड्स को, और फिर वेटर थ्रेड्स उस इवेंट को लॉग कर देंगे डेटाबेस में। तो ये बहुत ही एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल मैंने आपको दिया, असली थोड़ा सा पीछे कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मोटा मोटा अगर आपको समझना है तो ये काम होता है वेटर थ्रेड्स का, कि दे विल वेट फॉर सम इवेंट टू कंप्लीट। तो एक सिग्नल का वेट करेंगे अपना काम शुरू करने से पहले। और इनके साथ साथ जैसे हर ऑफिस में एक मैनेजर होता है वर्कर्स को मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए, इस थ्रेड पूल में भी एक मैनेजर होता है, वर्कर थ्रेड्स मैनेजर, जिसका नाम है वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम है वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। तो ये वर्कर फैक्ट्री का यही काम होता है, मैनेजमेंट का। ये वर्कर्स क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ये हमेशा मेक श्योर करता है, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक प्रोसेस को चलाने के लिए जितने वर्कर्स चाहिए वो हमेशा उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल हों, तो सफिशिएंट नंबर में हमेशा अवेलेबल हों, ये इसका काम है। तो अकॉर्डिंगली ये नए वर्कर्स क्रिएट करेगा, ओल्ड वर्कर्स जो आइडल हैं उनको डिलीट करेगा। उसके साथ साथ फिर एक स्टार्ट रूटीन नाम का कंसेप्ट, एक कंपोनेंट भी होता है थ्रेड पूल के अंदर। स्टार्ट रूटीन मान लीजिए एक एजेंडा, एक इंस्ट्रक्शंस, एक ऑब्जेक्टिव्स की, एक वर्क आइटम्स की तरह हैं जो इनको दिया जाता है वर्कर थ्रेड्स को। तो जैसे आपको भी ऑफिस में एक एजेंडा, एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है काम करने के लिए, वैसे ही ये स्टार्ट रूटीन में इन वर्कर्स का एक एजेंडा, एक इंस्ट्रक्शंस होता है कि इनको क्या काम करना है। अब ये स्टार्ट रूटीन मैंने वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट के साथ क्लब किया है क्योंकि ये दोनों साथ में क्रिएट होते हैं जब भी ये थ्रेड पूल क्रिएट होता है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस यहाँ पर यह है कि वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट इस स्टार्ट रूटीन को लिखेगा नहीं। वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट सिर्फ इन वर्कर्स को मैनेज करेगा, लेकिन वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट्स इनको डिक्टेट नहीं करेगा, इनको बताएगा नहीं कि इनको क्या करना है। वो सब कुछ स्टार्ट रूटीन में होता है और उस स्टार्ट रूटीन को लिखता है एप्लीकेशन का कोड, प्रोसेस का कोड, वो स्टार्ट रूटीन को लिखता है, लेकिन क्रिएट साथ में होते हैं दोनों, इसलिए मैंने दोनों को साथ में क्लब किया है इस वाले रो में। और फिर एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि स्टार्ट रूटीन वैल्यू। अब स्टार्ट रूटीन वैल्यू मतलब कि ये स्टार्ट रूटीन मेमोरी में इसकी लोकेशन, कि ये मेमोरी में इसका एड्रेस, कि ये स्टार्ट रूटीन मेमोरी में कहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ से ये वर्कर थ्रेड्स इसको उठाएंगे जाकर। तो अगेन अगर ओवर सिंप्लीफाई करके आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊँ तो मान लीजिए कि ये जैसा एक मीटिंग रूम है आपके ऑफिस में। इस मीटिंग रूम का एक नाम होगा, इसका एक नंबर होगा, राइट। सेकेंड फ्लोर पर मे बी G20 नाम का मीटिंग रूम है। तो ये वर्कर्स अपना स्टार्ट रूटीन इस G20 मीटिंग रूम में जाकर असेंबल होकर उठाएंगे और अपने काम पे लग जाएंगे। तो वैसे ही ये स्टार्ट रूटीन एक लोकेशन है, एक एड्रेस की लोकेशन है जहाँ पर ये स्टार्ट रूटीन रखा होगा। तो स्टार्ट रूटीन एजेंडा है, इन वर्कर्स को करना क्या है उस चीज़ का, और स्टार्ट रूटीन वैल्यू है लोकेशन, कि ये एजेंडा रखा कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर ये वर्कर्स इस एजेंडा को उठाएंगे। तो ये हो गया थ्रेड पूल का आर्किटेक्चर। ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको समझना है कि नए प्रोसेस इंजेक्शन के टेक्निक्स जो कोई भी एंटीवायरस, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर फ़िलहाल नहीं पकड़ पा रहा है, वो कैसे काम करते हैं। तो आपको, या फिर कैसे उनको डिस्कवर किया गया इस थ्रेड पूल को अब्यूज़ करते हुए, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थ्रेड पूल आर्किटेक्चर को आपको समझना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं यूज़र मोड और कर्नल मोड की, बिकॉज कुछ कंपोनेंट्स इस थ्रेड पूल आर्किटेक्चर के कर्नल मोड में होते हैं, कुछ यूज़र मोड में अवेलेबल होते हैं। तो आइए बात करते हैं यूज़र मोड और कर्नल मोड की। यूज़र मोड और कर्नल मोड को यूज़र लैंड और कर्नल लैंड भी बोला जाता है। तो यहाँ तो आप यूज़र लैंड कर्नल लैंड बुला लीजिए, या फिर यूज़र मोड कर्नल मोड बुला लीजिए। आइए देखते हैं कि इसमें अब यूज़र मोड और कर्नल मोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंस है। तो विंडोज़ OS जो है वो इन दो मोड्स में फंक्शन करता रहता है, यूज़र मोड और कर्नल मोड में, इन दोनों में शिफ्ट करता रहता है, दोनों में फंक्शन करता रहता है। यूज़र मोड क्या है, जो भी एप्लीकेशंस आपको आपके सिस्टम पर दिख रही हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, वर्ड हो, ब्राउज़र हो, पेंट हो, ये आप वीडियो भी देख रहे हो, तो ये सब कुछ यूज़र मोड में चल रहा है। जो भी सर्विसेज हैं, FTP, SSH, HTTP आप यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यूज़र मोड में चलता है। कर्नल मोड में बैकएंड वर्किंग चलती है एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए। जो भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जैसे जो प्रोसेस लगते हैं, थ्रेड मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जो हो रही है बैकएंड में, वो पूरी कर्नल मोड में होती है।
और कर्नल मोड में ये सब कुछ हाई प्रिविलेज मोड में चलता है, यूज़र मोड में ये सब कुछ लो प्रिविलेज मोड में चलता है। और अब विंडोज़ इन दो फंक्शंस, दो मोड्स में शिफ्ट करता रहता है, स्विच करता रहता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। समझ लीजिए आपने एक फ़ाइल ओपन करनी है, तो आप एक फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं, आप उसके आइकन पर डबल क्लिक कर रहे हैं, ये सब कुछ यूज़र मोड में हो रहा है। पीछे विंडोज़ ने स्विच किया कर्नल मोड में, ये देखने के लिए कि वो फाइल हार्ड ड्राइव के कौन से सेक्टर में कहाँ पर पड़ी हुई है, और उसको रीड करके उसके कंटेंट्स आपको डिस्प्ले करने हैं। तो वहाँ पर वो कर्नल मोड में कुछ API सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल करेगा और फाइल उठाकर आपको देगा। तो इस तरीके से विंडोज़ यूज़र मोड और कर्नल मोड में स्विच करता रहता है। अब APIs और सिस्टम कॉल्स की हमने बात की, तो आइए चलिए फिर हम देखते हैं कि APIs और सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं ये डोर का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो कि एक ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, बट आप इसको समझ सकते हो कि APIs और सिस्टम कॉल्स एक डोरवे की तरह होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। जिस तरह से मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो एक रेस्टोरेंट में आप डाइनिंग एरिया होता है और किचन एरिया होता है। डाइनिंग एरिया हो गया आपका यूज़र मोड, किचन एरिया हो गया कर्नल मोड, और जो कि वेटर है जो आपका ऑर्डर लेता है और फिर किचन में जाता है, आपका खाना लेके आता है, तो वो स्विच कर रहा है यूज़र मोड में और कर्नल मोड में, डाइनिंग एरिया में और किचन एरिया में। तो वो ये डोर का इस्तेमाल कर रहा है किचन में जाने के लिए, बाहर आने के लिए, तो एक API को कॉल कर रहा है। तो वैसे ही ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन आप डोर को समझ सकते हैं कि APIs और सिस्टम कॉल्स एक डोर की तरह होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसके थ्रू एप्लीकेशन अंदर जाता है कर्नल मोड में, फिर यूज़र मोड में आता है, आपको सर्व करता है विंडोज़ और एप्लीकेशन। तो आइए यूज़र मोड के कुछ APIs देखते हैं। ये कुछ APIs हैं विंडोज़ मोड में, यूज़र मोड में ये कुछ API हैं। इनको विन API भी बोला जाता है या फिर Win32 API भी बोला जाता है। ये सारी यूज़र मोड में अवेलेबल होती हैं। तो जैसे कि जैसे मैंने बोला, एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, तो समझ लीजिए एक रेस्टोरेंट में एक डाइनिंग एरिया है और एक थोड़ा सा एक स्मोकिंग एरिया है, एक नॉन स्मोकिंग एरिया है। उन दोनों के बीच में एक डोर है, दोनों के बीच में यूज़र्स कस्टमर्स जा सकते हैं, उन दोनों एरियाज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही यूज़र मोड में भी कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको आप APIs के ज़रिए एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाले यूज़र मोड के APIs हैं जो कि यूज़र मोड में यूज़ होते हैं, और इनके साथ ये प्रीफिक्स जुड़ता है, क्रिएट, गेट, सेट, और इनके कुछ ये कीवर्ड्स हैं, रजिस्ट्री, फाइल, प्रोसेस। तो आप जब भी रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो क्रिएट सफिक्स का यूज़ होगा इस API में। कुछ फाइल में से कुछ रीड कर रहे हो तो गेट आइटम या गेट इस प्रीफिक्स का इस्तेमाल होगा APIs। तो जो भी APIs आपको इन प्रीफिक्स के साथ दिखती हैं, क्रिएट, गेट, सेट, ओपन, क्लोज, तो उस पर से आपको समझ जाना चाहिए कि ये यूज़र मोड की APIs हैं। ये लेस प्रिविलेज वाली API हैं और ये यूज़र मोड में अवेलेबल हैं। और ये कुछ ऑप्शनल सफिक्स होते हैं EX, AWS की कैरेक्टर्स के लिए। वैसे ही अब कर्नल मोड में भी कुछ APIs होती हैं जिनको सिस्टम कॉल्स भी बोला जाता है। अप्रोप्रिएट इनका डिस्क्रिप्शन सिस्टम कॉल्स होगा, इनको API बोलने के बदले ये सिस्टम कॉल्स होती हैं। तो ये एंटी क्रिएट वर्कर फैक्ट्री, एंटी शट डाउन वर्कर फैक्ट्री, ये वाले जो सिस्टम कॉल्स हैं ये यूज़र मोड में एक्सपोज रहते हैं। इनको कॉल करते हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं एक एप्लीकेशन को अपना प्रोसेस चलाने के लिए, तो वो इन सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल करता है कर्नल के साथ बात करने के लिए। तो ये वाले सिस्टम कॉल्स जो हैं ये एक्सपोज्ड होते हैं यूज़र मोड में, और ये कर्नल लेवल के सिस्टम कॉल्स हैं। अब ये शुरू होते हैं इन प्रीफिक्स के साथ, NT और ZW। NT तो न्यू टेक्नोलॉजी है, ZW मुझे याद नहीं अब क्या है, लेकिन इन प्रीफिक्स के साथ जब भी ऐसे API या सिस्टम कॉल्स देखोगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये कर्नल मोड के API हैं। इनके थोड़े से हाई प्रिविलेजेस होंगे और ये थोड़े कर्नल लेवल के वर्किंग्स के लिए यूज़ होंगे। अब ये ऑब्वियसली पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है इन APIs की और सिस्टम कॉल की, बट मैंने सिर्फ वही APIs और सिस्टम कॉल्स चुने हैं आपको इसमें डिस्कस करने के लिए जो प्रोसेस इंजेक्शन की टेक्निक्स को डिस्कस करने के लिए ज़रूरी हैं। मैंने सिर्फ वही चूज़ किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको APIs और सिस्टम कॉल्स समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे आपको और डीप लेवल पे समझ में आता जाएगा कि API सिस्टम कॉल्स किस लिए यूज़ हो रहे हैं, इनका इस्तेमाल कैसे यूज़ हो रहा है आगे। तो फ़िलहाल के लिए ऊपर से आपको थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू समझ में आ गया तो उतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। आगे वाले वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप आपका नॉलेज रेज करेंगे और फिर 5th वीडियो में हम फुल फ्लेज
थ्योरेटिकल डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन APIs को यूज़ करते हुए, अब्यूज़ करते हुए अटैकर्स ने विंडोज़ थ्रेड पूल को कॉम्प्रोमाइज़ किया और वगैरह वगैरह। तो ये था पार्ट 1। इस पार्ट का एंड होता है यहीं पर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर इंट्रोडक्शन लेंगे प्रोसेस इंजेक्शन का, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे प्रोसेस इंजेक्शन का। पार्ट 2 थोड़ा सा शॉर्ट होगा, जिसमें बहुत ब्रीफ में हम जानेंगे कि प्रोसेस इंजेक्शन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, और फिर थर्ड पार्ट में थोड़ा सा डीप प्रोसेस इंजेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ऑल राइट देन, अगर ये आपको सच में वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा नए नए टॉपिक्स को आपके सामने लाने का, हाई लेवल्स जो भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने का, और जो ये गैप है, स्किल गैप बिटवीन बड़े बड़े सिक्योरिटी रिसर्चर्स और हम जैसे आम सिक्योरिटी इंजीनियर्स के बीच में, उनको कम करने का। ऑलराइट देन, थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में।